बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ अ मोल। और इस मोल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसी कन्फ्यूजन, अगर सपोज डैट मैं आपको एक कंटेंट दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पानी दे दिया आपको गिलास के अंदर और मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं ये कितने मोल्स हैं, इसमें कितने एवोगैड्रोस नंबर्स हैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि जो मोल है उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मोल है वो होता क्या है। अगर हम उस एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मॉलिक्यूलर व्यू से देखेंगे, फिर हम उसको फार्मूला यूनिट के व्यू से भी देखेंगे। उसके बाद मोल का एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या कनेक्शन है और मोल का रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ क्या कनेक्शन होता है, ये सारा इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि आपका प्रीवियस टॉपिक था। अगर हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर जो मेजरमेंट्स की जाती हैं एटम्स की या उसके जो रिलेटिव मास की हम मेजरमेंट करते हैं, तो वो AMU के अंदर की जाती है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले जान लें ताकि जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें ईजिली समझ आ सके। रिलेटिव एटॉमिक मास में होता यह है कि सपोज डैट एक बैलेंस्ड सिस्टम बेटा डेवलप किया जाता है इस तरह से। सपोज डैट ये एक बैलेंस सिस्टम मैंने डेवलप कर लिया, उसकी दोनों साइड पर, जैसे एक बैलेंस सिस्टम में हम एक साइड पर एक वेट रखते हैं, दूसरी साइड पर चीज़ें जो मटेरियल आपने कैलकुलेट करना होता है वो रखते हैं, सेम इसी तरह से। सपोज डैट मैंने सोडियम का एटॉमिक मास फाइंड करना था, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैं किस तरह से फाइंड करूँगा, आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल एक साइड पर सोडियम का जो एटम है एक साइड पर रख देना है और जो कार्बन 12 होगा, कार्बन 12 जो आइसोटोप है, इसको आपने 12 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। कार्बन 12 को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 12 हिस्सों के अंदर। ये देखो मैंने 12 हिस्से बना लिए और हर हिस्से का जो वेट होगा वो कितना होगा, 1। सही है, 12 हिस्से होंगे, हर हिस्से का वेट कितना होगा, 1 होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक पहला हिस्सा रख दिया, एक पहला यूनिट यहाँ से उठा के इधर रख दिया, सोडियम इस साइड पे पड़ा है। अभी भी सोडियम नीचे है लेकिन इधर वाली साइड ऊपर है, यानी कि बराबर नहीं आ रहा। फिर मैंने एक और यूनिट उठाया, यहाँ पे रख दिया, अभी भी सोडियम वाली साइड नीचे, यानी कि सोडियम अभी भी भारी है। जैसे कि एक सिंपल आप बाज़ार में जाते हो कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, तो आप एक फॉर एग्जांपल सेब खरीदने हैं तो एक साइड पे सेब रखा जाते हैं और दूसरी साइड पे वेट रखते हैं ना, तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट अपने जेहन में रखें कि अगर सोडियम का हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो एक साइड पे सोडियम रखा जाएगा और दूसरी साइड पर कार्बन 12 के जो 12 पीसीस बनाए होंगे उसको हमने वक्तन फ़वक्तन रखते जाना है। मैंने 2 पीस रखे, तीसरा रखा, चौथा रखा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, मैंने 9 पीस रख दिए हैं। लेकिन अभी भी जो सोडियम है वो नीचे है, लेकिन हुआ इस तरह से जब मैंने 9वां पीस रखा है तो सोडियम थोड़ा सा ऊपर आ गया, एक दूसरे के ये करीब आना शुरू हो गए हैं। मैंने 10वां पीस रखा और जैसे बेटा मैंने कार्बन 12 का 11वां पीस रखा है तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। इसका मतलब है कि सोडियम का जो मास है इस वक्त वो किसके बराबर है, कार्बन 12 के बराबर है। समझ में आई बात, ये रिलेटिव मास है। सोडियम का जो मास है वो इस वक्त किसके रिलेटिव है, कार्बन 12 के। तो मुझे बताएं कार्बन 12 के मैंने कितने यूनिट यहाँ पे रखे कि सोडियम एक दूसरे के उसके इक्वल आ गया, 11 यूनिट्स। तो इसका मतलब है जो सोडियम का मास होगा वो कितना होगा, 11 होगा। अब इसका मोल के साथ ताल्लुक़ क्या होता है बेटा, इसका मोल के साथ ताल्लुक़ ये होता है कि अगर मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर, मैं सपोज डैट मैं कहता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट जाके परफॉर्म करें लैब के अंदर। लैब के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट ये करना है, आप लैब में जाएं, लैब में जाके बेटा आपने क्या करना है, 18 AMU आप वाटर ले लें। 18 AMU क्या ले लें, वाटर ले लें और 18 AMU वाटर को आपने रिएक्शन करवाना है 58.5 AMU सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, इसके साथ आपने इसका रिएक्शन करवाना है। अब मुझे बताएं लैब के अंदर जाकर क्या आप 18 AMU और 58.5 AMU उसका एटॉमिक मास ले सकते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आप नहीं ले सकते, क्योंकि बेसिकली जो एटम है वो इतना स्मॉल है कि हम फिज़िकली ना तो उसको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये सिर्फ हमारा तख़य्युल है एक, कि हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं,
ये सिर्फ आपका एक आइडिया है और कुछ नहीं है। तो अगर हमें केमिस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें एक बड़ा यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि अगर हम आम रूटीन की लाइफ की बात करते हैं तो हमारा जो मेन यूनिट यूज़ हो रहा है वो किलोग्राम यूज़ होता है, हम ग्राम्स यूज़ नहीं करते या मिलीग्राम यूज़ नहीं करते। आप किसी दुकान पे जाके ये नहीं कहते कि मुझे मिलीग्राम दूध दे दो, सही है ना, या नैनोग्राम मुझे दे दो, या नैनोमीटर मुझे इतना नैनोमीटर कपड़ा दे दो, ऐसा कुछ नहीं कहते हो। आप वहाँ पे जाके मीटर यूज़ करते हो। तो इसी तरह से अगर हमें केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें AMU रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह पर एक बड़ा यूनिट चाहिए होगा जिसका नाम क्या है, मोल है। अब मोल का इसके साथ कनेक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है। मेरे पास एक एटम है, मैं सपोज दैट सबसे एक छोटा एटम ले लेता हूँ, दैट इज़ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 AMU। अब 1 AMU को फिज़िकली तौर पर उसको देखना और टच करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं वाटर की बात कर लेता हूँ, बेटा जो वाटर, मैंने आपको कहा कि 18 AMU आपने वाटर लेना है, लेकिन हम उसको फिज़िकली तौर पर नहीं देख सकते ना टच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल ये कहूँ कि आप 18 ग्राम वाटर ले लें, 18 ग्राम को तो मेजर कर सकते हो ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा या कोई मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, हाइड्रोजन एक एटम है ना, उसका एटॉमिक मास है 1। अब हमने उसका एटॉमिक मास 1 AMU की जगह यहाँ पर हमने जो चीज़ लगा देनी है वो क्या लगा देनी है, ग्राम। इसी तरह से अगर मैं सोडियम का, मैंने यहाँ पर मास फाइंड किया तो सोडियम का जो मास था वो कितना था, डैट इज़ द 11 AMU, जिसको फिज़िकली देखना या टच करना या कैलकुलेट करना या मेजर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बात कर लेता हूँ 11 ग्राम की बात कर लेता हूँ, तो 11 ग्राम को आप टच कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सो इसका मतलब ये है कि बेटा जब हम किसी एटम के एटॉमिक मास को AMU की बजाय उसके साथ ग्राम लिख देंगे, डैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। एटम का एटॉमिक मास होना चाहिए, ये नहीं कहना कि एक मोल के अंदर जो मास होता है ना वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, या 1 ग्राम मोल भी कह सकते हो। अगर कहीं पे लिखा गया है ना 1 ग्राम मोल, तो 1 ग्राम मोल लिखा हो या अकेला मोल लिखा होगा, मतलब दोनों का एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सपोज डैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 11। कैसे 11 है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, लेकिन जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो साथ में AMU लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मोल की बात करेंगे तो मोल में AMU की बजाय क्या लिखना है, ताकि हम उसको फिजिकली तौर पर टच कर सकें। तो ग्राम तो हमने लिख लिया, तो यहाँ पे 11 ग्राम जो सोडियम है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मोल के इक्वल आएगा। या फिर हम इसका एक दूसरा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 11 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 11 ग्राम, या फिर 1 ग्राम मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 11 ग्राम। अब सपोज डैट मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाते हैं। मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर। अब मैं एक बेटा गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं इस गिलास के अंदर, इस गिलास में कितना वाटर है या कितने मोल्स हैं। अब आपने कैसे पता करना है इसके अंदर मोल्स कितने हैं। सपोज डैट आपको पता होना चाहिए एक मोल में कितना ग्राम आते हैं, 18 ग्राम्स, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होता है। अब वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU। हमने इसके मॉलिक्यूलर मास को AMU के बजाय किसके अंदर शो कर देना है, 18 ग्राम्स के अंदर। इसी तरह से जो H2SO4 है ये एक मॉलिक्यूल है कि नहीं। अगर मैं इसके एटॉमिक, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 98 AMU। अब इसके 98 AMU को अगर मैं ग्राम्स में ज़ाहिर कर देता हूँ, 98 ग्राम वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मोल के। तो ये एक चीज़ बात याद रखनी है कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल के अंदर जो एटम्स के मैसेज होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि 1 मोल अगर हाइड्रोजन का लोगे तो इसमें कितने ग्राम आएगा, लेकिन 1 मोल सोडियम का लोगे तो कितने ग्राम आएंगे, 11 ग्राम्स। 1 मोल वाटर का लोगे तो कितने ग्राम है, लेकिन 1 मोल H2SO4 का कितना होगा, 98 ग्राम।
अब ग्लास के अंदर आपने फाइंड करने हैं मोल्स कितने हैं। आप जहन में लेके आओ, पहले बात तो ये, पहले आप बेसिक चीज़ से पकड़ो। आप पहले ये पकड़ो कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है। आपके जहन में आएगा वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 18 AMU। फिर आपने जहन में लेके आना है कि हम तो मोल की बात कर रहे हैं, और मोल में ये होता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको AMU की बजाय किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम्स में। तो हमने उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में जाहिर कर दिया। इसका मतलब ये इस वक्त किसके इक्वल आ गया, 1 मोल के इक्वल आ गया। किसके इक्वल है। अब पानी के 1 मोल में कितने ग्राम है। सपोज डैट इस ग्लास के अंदर जो पानी है उस वक्त वो आपके पास है 72 ग्राम्स। आपने ग्लास के अंदर पानी कैलकुलेट कर लेना है। मैंने ग्लास में पानी डाल के दिया ना, अभी आपने मोल बताने हैं इसके अंदर कितने मोल्स हैं। आपने चुपचाप इस पानी जो होगा ग्लास के अंदर उस पानी को मेजर करना है। सपोज डैट मैंने इस वक्त जो ग्लास के अंदर पानी है वो कितने ग्राम है, 72 ग्राम। फिर जहन में कॉन्सेप्ट लेके आए, पानी के 1 मोल में कितने ग्राम थे, 18 ग्राम। 1 मोल में 18 हैं तो 72 ग्राम्स में कितने मोल्स आएंगे, 4। कितने मोल्स आ गए, 4 मोल्स आ गए। इज डैट क्लियर। बात समझ में आई, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको सोडियम दे देता हूँ, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, फार्मूला यूनिट से। मैं आपको सिंपल ये कहता हूँ कि मुझे बताएं, मैं आपको नमक दे देता हूँ, टेबल साल्ट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मुझे बताएं, ये टेबल साल्ट मेरे पास ये पड़ा है, एक छोटी सी डिब्बी में दे देता हूँ। मैं बताता हूँ मुझे बताओ इसका कितने मोल्स हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे उसके मोल्स। आपने सिंपल बैलेंस के ऊपर क्या रखना है, सोडियम क्लोराइड NaCl रखना है। आपने उसका मास मेजर करना है। फिर आपने जहन में लेके आना है कि जो 1 मोल होता है NaCl का, उसका वेट कितना होता है। NaCl के 1 मोल का, 1 मोल में आता है 58.5 ग्राम्स। सपोज डैट अगर वो आपके पास 111 ग्राम हो तो अगर वो आपके पास 111 ग्राम है तो कितने मोल्स के इक्वल आएगा, ऑलमोस्ट 2 मोल्स या 1.9 समथिंग मोल्स। समझ में आई बात। तो इस तरह से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है, एवोगैड्रोस का इसके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही सिंपल सा होता है। जिस तरह से हम एक सिंपल बात करते हैं ना कि एक जो जोड़ा होता है, एक पेयर के अंदर कितने होती हैं चीज़ें, 2। इसी तरह से अगर एक डोजन की बात करते हैं, दर्जन की बात करते हैं, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। इसी तरह से जब हम एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल के अंदर जो यूनिट्स होते हैं, एक पेयर में 2 यूनिट, एक डोजन में 12 यूनिट्स। इसी तरह से एक मोल के अंदर जो यूनिट्स होंगे वो कितने होंगे, 6.0 मल्टीप्लाई बाय 23। इज़ दैट क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा मेरे पास इस ग्लास के अंदर 18 ग्राम वाटर हुआ तो मैं आपको कहता हूँ मेरे पास ग्लास के अंदर 18 ग्राम वाटर है। आप मुझे बताएं इसके अंदर वाटर, आप सब जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है, H2O। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर 18 ग्राम वाटर है। आप मुझे ये बताएं इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। आपने उसी वक्त सोचना है जो 18 ग्राम है क्या ये वाटर के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। अब देखो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 AMU। हमने पहले इसको मोल में लेके आना, मोल में लेके आना है तो फिर उसको AMU की बजाय किस में रिप्रेजेंट करना है। अब मुझे ये बताओ जो ग्लास के अंदर पानी है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम है। इसका मतलब है इस वक्त ग्लास में कितने मोल होंगे, 1 मोल। और 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 ही होंगे। इज़ डैट क्लियर। हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली थी। मैंने कहा जो सोडियम क्लोराइड है वो आपके पास ऑलमोस्ट 1.9 मोल है। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02, लेकिन 1.9 मोल्स में कितने होंगे। आपने 1.9 को मल्टीप्लाई कैसे कर देना, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे।